दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आया हूं। दोस्तों देखा होगा आपने कि जब जब भारतीय संस्कृति कमजोर हुई है, वैदिक संस्कृति कमजोर हुई है, तब तब भारत पे मुसीबत आई है। और जब जब वैदिक संस्कृति का डंका बजाने वाले हमारे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, तब तब भारत का गौरव गान हुआ है और भारत की शक्ति बढ़ी है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा। आजादी का आंदोलन सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने चलाया था। महर्षि दयानंद ने जब देखा कि वैदिक संस्कृति को लोग भूल गए हैं या भूलते जा रहे हैं, तब उन्होंने वैदिक संस्कृति का डंका बजाया और वैदिक संस्कृति का ऐसा डंका बजाया कि अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे। अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी शक्ति है और भारतीय संस्कृति से दुनिया की कोई भी शक्ति जीत नहीं सकती, क्योंकि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति सृष्टि के अनुसार चलती है। जब से सृष्टि चली आ रही है तब से भारतीय संस्कृति चली आ रही है। प्रकृति के नियम के अनुसार सृष्टि चलती है, स्वयं प्रभु द्वारा बनाई हुई है। उसको मनुष्य तोड़ मरोड़ता रहता है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग भारतीय संस्कृति पर हमला करते रहते हैं। तो 1857 की क्रांति, वैदिक संस्कृति का जब बढ़ावा मिला तो 1857 की क्रांति आई और सभी ने जाति भेदभाव सब कुछ भुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। तो दोस्तों महर्षि दयानंद ने बहुत सारी किताबें भी लिखी और सर्वप्रथम नारा देने वाले महर्षि दयानंद ही थे। स्वराज का सर्वप्रथम नारा देने वाले महर्षि दयानंद थे। लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में ये चीजें बहुत कम पढ़ाई जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वराज का नारा किसने दिया। ये शायद हमारी पढ़ाई से गायब है, क्योंकि जिस दिन भारतीय संस्कृति को मूल रूप से पढ़ाया जाने लगेगा तो ये पूरी दुनिया हिंदुस्तान को अपना ही देश मानेगी। उस ओरिजिन ही दुनिया का भारत है और भारत ही सबका सिरमौर है। तो भारत से ही जितनी सभ्यता चली सब भारत से ही चली और भारत से ही सब जगह पलायन हुआ और भारत की सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है। तो भारतीय संस्कृति का आप देखेंगे चारों तरफ दुनिया में भारतीय संस्कृति को रोका जाता है। भारतीय संस्कृति को जितना ज्यादा रोका जा रहा है उतना ही राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का शासन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति नेचुरल लॉ पर आधारित है और नेचुरल लॉ पर आधारित संस्कृति किसी को गुलाम नहीं बनाती। इसलिए भारतीय संस्कृति ने आज तक किसी को या भारत ने गुलाम नहीं बनाया। जबकि जितनी भी सभ्यताएं या जितनी संस्कृति बाद में आई उन सभी ने कोई ना कोई गुलाम जरूर बनाया, गुलाम प्रथा चलाई या कई कई देशों को गुलाम बनाया। तो ये आपको देखना होगा कि ये क्या रहस्य है और किस तरीके से ये चला आ रहा है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रखूंगा। मनु संहिता। मनु संहिता दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान क्या गलत हो सकता है? इस बारे में कोई रिसर्च नहीं करता, केवल भ्रम फैलाया जाता है। जबकि अगर मनु संहिता की सही व्याख्या की गई होती तो भारत में जातिवाद होता ही नहीं, क्योंकि जातिवाद मनु संहिता ने नहीं फैलाया। जातिवादी व्यवस्था ही मनु संहिता में नहीं है। तो मैं धीरे धीरे ये लेक्चर रख रहा हूं और एक दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी
कि क्या नेचुरल लॉ है और क्या भारतीय संस्कृति है और क्या मनु संहिता है। तो देखिए, महर्षि दयानंद का जन्म 1824 में टंकारा में हुआ था और 1824 में उन्होंने मनु संहिता का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। अगर उनका ज्ञान संविधान बनाते हुए लिया जाता तो शायद जाति व्यवस्था ही ना होती। महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में साफ लिखा है कि मनु संहिता क्या कहती है। मनु संहिता का श्लोक जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा वो मैं आपके सामने पेश करूंगा और आप देखिए कि मनु संहिता क्या कहती है। क्या वो जातिवाद कहती है? जाति वर्ण तो मनु संहिता में है ही नहीं, उसमें तो वर्ण व्यवस्था है। तो जातिवाद फैलाने के लिए जो आरोप मनु संहिता पर लगाया जाता है वो सरासर गलत है और गलत जानकारी के आधार पर लगाया जाता है। अब मैं आपके सामने श्लोक पढ़ूंगा संस्कृत का जो मनु संहिता का है और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 78 पेज पर लिखा है और उसकी व्याख्या भी उन्होंने करी है। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शूद्रो ब्रह्मणाता मेति ब्रह्मणाश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जात में वंतु विद्या दैस्य तदैव च। और सामने लिखा है मनु। तो जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र हो जाए। तो वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण या शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। तो अर्थात चारों वर्ण में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष या स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिनी जाएंगी। अर्थात वर्ण व्यवस्था कैटेगरी व्यवस्था जिसमें जिस तरह के गुण का मतलब प्रकृति के अनुसार जो डेवलप हुए, अर्थात जो अलग अलग टेक्निकली भगवान ने सबको भेजा यहाँ पर लेकर प्रकृति को चलाने के लिए सर्वगुण संपन्न व्यवस्था दी है। किसी में कुछ गुण, किसी में कुछ गुण, किसी में कुछ गुण, ताकि प्रकृति चलती रहे, सब तरह के फूलों की खुशबू बनी रहे। लेकिन मनु संहिता पर जातिवाद का आरोप क्यों लगाया गया? क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल थी। क्योंकि मनु संहिता दुनिया का पहला लिखित संविधान और नेचुरल लॉ पर आधारित, वैज्ञानिक नियमों पर आधारित, उसमें कहीं पर भी गुलाम व्यवस्था का जिक्र नहीं है, गुलाम प्रथा शब्द नहीं है, जाति शब्द नहीं है। तो मनु संहिता को एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया और साजिश के तहत निशाना बनाकर भारतीय व्यवस्था की जड़ पर हमला किया गया और जातिवाद फैलाया गया। अगर जाति व्यवस्था क्या देखनी थी तो अंग्रेजों के साहित्य में देखना चाहिए कि उन्होंने जाति व्यवस्था कैसे फैलाई। मनु संहिता में कहीं पर भी जाति शब्द नहीं है। तो मेरा इसका उद्देश्य यही है कि सही जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए और भारत से जातिवाद समाप्त होकर गुण व्यवस्था पर आधारित जो नेचुरल व्यवस्था वो रहनी चाहिए और उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रतिभा को कोई रोक नहीं पाया है, वो जहां पर भी होती है वो अपने गुण दिखाती रहती है। तो प्रकृति से संबंधित जितने भी नेचुरल लॉ है वो इस दुनिया को पढ़ाए जाने चाहिए और प्रकृति के नियमों को रोकने वाले की जो व्यवस्था है उसको सामने लाना चाहिए कि प्रकृति के नियमों पर आधारित व्यवस्था को क्यों रोका जाता है, मनु संहिता के बारे में गलत जानकारी क्यों दी जाती है। इस व्यवस्था पर रिसर्च करना होगा और इस व्यवस्था को लोगों के सामने लाना हो कि मनु संहिता में जाति शब्द तो है ही नहीं, फिर मनु संहिता को बदनाम क्यों किया गया। मनु संहिता को बदनाम करने के लिए केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की शक्तियां लगी हुई है मनु संहिता को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मनु संहिता भारतीय संस्कृति की जड़ है। इसी पर वो हमला करते हैं और हमला करके यहाँ जातिवाद फैलाते हैं। जबकि मनु संहिता वैज्ञानिक है और पूरी दुनिया में अगर कोई विज्ञान फैला है तो मनु संहिता को के द्वारा ही फैला है और मनु संहिता के से अनुसार ही उन्होंने तरक्की करी है। अगर मनु संहिता पूरा जितना यूरोप है वो मनु संहिता के अनुसार चलता है और भारत में उसकी बुराई की जाती है और वो जो अंग्रेजों ने व्यवस्था चलाई उसको चलाने की कोशिश की जाती है। तो मेरा ज्यादा
बड़ा वीडियो ना बनाते, बड़ा लेक्चर ना करते हुए इसमें जानकारी देने का उद्देश्य मेरा यही था कि भारत का पहला लिखित संविधान गलत नहीं हो सकता, दुनिया का पहला लिखित संविधान गलत नहीं हो सकता। उसकी व्याख्या गलत की जा सकती है लेकिन संविधान गलत नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम जो आधुनिक संविधान है और मनु संहिता की तुलना करनी चाहिए और उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मनु संहिता की सही व्याख्या करनी चाहिए। अगर मनु संहिता की सही व्याख्या हो जाए तो जाति व्यवस्था जो बनाई हुई है आधुनिक युग में वो समाप्त हो जाएगी। अगर मनु संहिता की सही व्याख्या नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा हमारे जो भारतीयों के ऊपर या दुनिया के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि मनु संहिता एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। उसमें कहीं पर भी जाति शब्द नहीं है, उसमें कोई कुछ भी बन सकता है, उसमें कोई भी चीज स्थिर नहीं है और ये प्रूफ के साथ हमने आपके सामने रखी। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।